हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 14 पढ़ेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस वाले टॉपिक से, जो कि पेज नंबर 175 पर है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर दें। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं वो हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले सभी भाग पढ़ सकते हैं और पूरे लेसन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरा लेसन पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली कहती है, जब संपृक्त क्षेत्र के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते, संभव है कि उनके बीच वायु हो। पहली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है। वायु विद्युत की चालक नहीं है, वह विद्युत की हीन चालक है। परंतु उसने यह भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जब बिजली चमकती है उसको तड़ित कहते हैं, और तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बूझो भी यह जानना चाहता है, क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत प्रवाहित होने देते हैं या नहीं। यह हम पढ़ते हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में, कुछ खास परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। मतलब कि जो कुछ पदार्थ जो होते हैं वे विशेष परिस्थितियों में विद्युत का चालन कर देते हैं, तो उनको विद्युत चालक या विद्युत रोधी नहीं कहकर यह ज्यादा कहा जाता है कि वो अच्छे चालक हैं या फिर हीन चालक हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे पदार्थ जो कि बिल्कुल ही विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते। ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखिए विशेष परिस्थितियों में उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है, तो फिर उनको हीन चालक या फिर अच्छे चालक कहते हैं। इसी कारण इसी को ज्यादा मान्यता दी गई है। हमने टोंटे के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया है। आइए अब आशुद्ध जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। तो स्वच्छ और सूखे प्लास्टिक और रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आशुद्ध जल लीजिए, फिल्टर वाटर जो होता है। अब आशुद्ध जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आशुद्ध जल ले सकते हैं। संपृक्त क्षेत्र का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आशुद्ध जल विद्युत का चालन करता है अथवा नहीं। आप क्या पाते हैं? क्या आशुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? नहीं। अब उसमें एक चुटकी साधारण नमक डाल देते हैं आशुद्ध जल में और फिर उसका परीक्षण करेंगे, तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब हम ये निष्कर्ष निकलता है, जब हम आशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। जब आशुद्ध जल में नमक डाला जाता है तो जो आशुद्ध जल है वह विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। जो जल हमें नलों से, हैंडपंपों से, कुओं से, तालों से आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। इसमें अनेक लवण घुले होते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी सी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है। जो नल का पानी है, तालाबों का, हैंडपंपों का या कुओं का जो पानी होता है उसमें खनिज लवण की थोड़ी सी मात्रा अपने आप ही प्राकृतिक रूप से घुली होती है। इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। जो लवणीय जो जल होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत जो अशुद्ध जल जो होता है वह लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। जो फिल्टर्ड वाटर होता है वह विद्युत का हीन चालक होता है। उसमें से विद्युत अच्छी तरह से चालन नहीं करती है।
विद्युत धारा का चालन अच्छे से नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आसुत जल को अच्छा चालक कैसे बनाया जा सकता है? आसुत जल में अगर हम एक चुटकी नमक डाल दें या थोड़ा सा नमक मिला दें तो वह विद्युत का सुचालक बन जाता है। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें वैद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से खनिज लवण तो होते ही हैं, वो मनुष्य के मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन ये जो लवण है वो जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें वैद्युत साधित्रों का उपयोग जब भी करते हैं तो गीले हाथों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों पे जल लग जाता है और उसमें खनिज लवण होते हैं, तो विद्युत के सुचालक होते हैं, तो हमें झटका लग सकता है। क्वेश्चन था ये, पाठ शुरू हुआ था तभी पूछा गया था, उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है। हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे अच्छा चालक बना देते हैं? ये पता लगाएं। बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। अब एक में कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल देंगे और या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल देंगे। अब दूसरे ढक्कन में जो आसुत जल है उसमें कास्टिक सोडा डाल देंगे या पोटासियम आयोडाइड डाल देंगे, क्षारक जो है। तीसरे ढक्कन में आसुत जल जो है उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। परीक्षण कीजिए कि इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है। देखिए, जो इसमें अगर कुछ बूंदे नींबू के रस की मिलाएंगे तो यह अच्छा चालन करती है। जैसे ये विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। जो विद्युत चालन करते हैं अधिकांश द्रव या तो अम्लों के विलयन होते हैं या क्षारकों के या लवणों के। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? यह इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।